हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है पैडागोजी ऑफ क्यूरियोसिटी के चैनल पे। आज हम लोग साइकोलॉजी के माइक्रो टीचिंग को अपलोड करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे माइक्रो टीचिंग आपको बनाना है साइकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये भी रिक्वेस्ट आया था, उन्हीं के रिक्वेस्ट को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं चैनल में। उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आएगा और जिसके लिए बन रहा है उम्मीद करते हैं उनको भी पसंद आएगा। और यूजफुल लगे कंटेंट तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा समय आपका वेस्ट ना करते हुए कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें, आपका सेकंड सेम है, ये कोर्स नंबर 3 है, 1, 2, 3 बीएड से रिलेटेड है। ये लर्निंग एंड टीचिंग के सब्जेक्ट से हैं। प्रैक्टिकम ऑलरेडी आप लोगों को पता है, माइक्रो टीचिंग है। क्लास यहाँ 11 लिया गया। टॉपिक इमोशंस है और ये फिर साइकोलॉजी का टॉपिक है, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है। पहला हम लोग यहाँ पर 5 आपको स्किल इंट्रोडक्शन करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो देख लेते हैं स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए फॉर्मेट कैसे आपको बनाना है। पहले आपको टॉपिक बनाना है, कंटेंट आउटलाइन है, कंपोनेंट है, डिटेल्स है। तो टॉपिक का कंटेंट हमेशा सब स्किल का सेम रहेगा, कंपोनेंट और डिटेल्स में चेंजेस आएंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ कंपोनेंट को आपको हिंदी में अच्छे से समझा दूंगी कि कंपोनेंट आपका क्या बोल रहा है। डिटेल्स आपको प्लीज़ यहाँ पे मैं पढ़ूंगी नहीं, आपको यहाँ लिखा हुआ है, आप अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा और समझ के तब अपना कंटेंट को बनाइएगा। और यूजफुल लगे कंटेंट तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले है सिक्वायरिंग अटेंशन। यहाँ पर टीचर क्लासरूम में इंटर करते ही बच्चों का अटेंशन को सिक्वायर करेगा और सिक्वायर करने के लिए आपको क्या क्या करना है वो चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इमोशन पढ़ाया जा रहा है तो इसीलिए एक वीडियो क्लिप आपको यहाँ दिखाना होगा, ठीक है। तरह तरह का स्टोरी क्लिप आप लेके दिखा सकते हो, तब आप बच्चों से पूछ सकते हो कि आपने क्या फील एहसास किया, क्या एहसास हुआ आपको। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि फियर, एंगर, सैडनेस स्टोरी का, तो उसी में आप लेके अपना चैप्टर को अपना टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि आज हम लोग इमोशन, ये सब फील को क्या बोलते हैं। तो बच्चे ऑलरेडी जानेंगे कि इमोशन बोलते हैं। तो आप वही जब इमोशन जब बोलेंगे तब बोर्ड में आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा। आज हम लोग अपना जो टुडे लेसन है हमारा इमोशंस पे हम लोग करने वाले हैं। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पैटर्न खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये था आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो प्लीज़ डिटेल्स को अच्छे से पढ़िएगा और तब लिखिएगा, ठीक है। मैं डिटेल्स पढ़ने नहीं जा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ कंपोनेंट के बारे में बताते चली जा रही हूँ। उसके बाद है असेसिंग मोटिवेशनल लेवल। तो यहाँ पर आप जब भी पढ़ाते हो बच्चे का, तो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी पूछा जाता है ताकि बच्चों का मोटिवेशन लेवल बढ़ जाए। तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप बच्चों का मोटिवेशन लेवल आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिंकिंग विद पास्ट एक्सपीरियंस, जब भी आप पढ़ा रहे हो तो साथ साथ आपको उसको पास्ट एक्सपीरियंस के साथ जोड़ना होगा कि उसका आगे का नॉलेज क्या बोलता है, ठीक है, आगे का नॉलेज वो कितना जानता है। उसके बाद यहाँ पर स्पेसिफाइंग द पॉइंट्स टू बी टेकन अप फॉर। तो आज हम लोग किस पॉइंट को पढ़ाने वाले हैं यहाँ पर आपको अनाउंस करना है। तो इसके बाद है यूजिंग एप्रोप्रिएट डिवाइस। यहाँ पर आप क्या क्या डिवाइस यूज़ कर रहे हो, टीचिंग एड्स क्या क्या यूज़ कर रहे हो, वो सब चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन करना है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चनिंग का देखिए कंपोनेंट क्या है। पहला कंपोनेंट है क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज आपका साफ सुथरा होना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन पूछो तो इजी मेथड होना चाहिए, लैंग्वेज भी इजी होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको। यहाँ पर देखिए लिंक विथ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जैसे अपने लर्निंग गोल में जब लर्निंग डिज़ाइन आप जब बना रहे थे, लर्निंग डिज़ाइन आप जब बना रहे थे, लेसन प्लान आगे था, तो उस समय आपको किस तरह से आपको गोल के साथ जोड़ना था। तो यहाँ पर उसी तरह से क्वेश्चंस को आपको लर्निंग गोल्स के साथ जोड़ना है दोस्तों। अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग और यहाँ पर एनालाइजिंग वाले क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर बनाना है लिंकिंग विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। अब हम बात करेंगे रीफोकसिंग एंड रीडायरेक्टिंग का। तो रीफोकसिंग एंड रीडायरेक्टिंग प्रोसेस क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस भाइवा में भी आपका पूछा जाता है, साथ ही साथ आपका रिटर्न एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो रीफोकसिंग देखिए क्या होता है। पहले आप एक बच्चे को उठाते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, क्वेश्चंस पूछने के साथ साथ वो बच्चा आंसर नहीं देता है, तो उसी क्वेश्चन को आप उसको ईजी फॉर्म में तोड़ के वही क्वेश्चंस को वही बच्चे से आपको आंसर निकलवाना है, उसको हम लोग रीफोकसिंग कहते हैं। रीडायरेक्टिंग क्या है कि पहले बच्चे वाले क्वेश्चंस आपने पहले बच्चे से आप क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन जवाब रिप्लाई नहीं आया, तो आप वो बच्चे को बोलोगे आप खड़े हो जाओ, आप दूसरे बच्चे से क्वेश्चन पूछोगे, वो आंसर देगा, तब पहले वाले बच्चे को बोलोगे कि सेकंड बच्चे का आंसर को सुनो और तब मुझे ये रिप्लाई करना, ठीक है। तो यही प्रोसेस को हम लोग रीडायरेक्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टीचर एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज के साथ आपको ये परफॉर्म करना है। जैसे हम लोग डायलॉग राइटिंग लिखते हैं ना दोस्तों, वैसे ही आपको रिफोकसिंग और रीडायरेक्टिंग का प्रोसेस यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आप ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ, प्लीज आप इसको पढ़ के अच्छे से समझ के तो ही आप कंटेंट को लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिफोकसिंग खत्म होता है, फिर यहाँ से रीडायरेक्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद देखिए यहाँ पर ये टीचर और स्टूडेंट की एक्टिविटी यहाँ पर रीडायरेक्टिंग का खत्म होता है। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट यूजिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स। तो देखिए यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे हो तो जो बच्चा आंसर रिस्पॉन्स करता है ना, टीचर का काम होता है बोर्ड में लिख देना। इससे क्या होता है, एक मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। दूसरा बच्चा जो नहीं भी पढ़ के आ रहा है ना, वो भी पढ़ के आने लगता है, ताकि कि उसको भी लगता है कि हाँ क्लासरूम में मैम जब हमारा रिस्पांस लिखती है तो आज मेरा भी रिस्पांस लिखेगी, तो अच्छा लगता है बच्चों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से डायलॉग फॉर्म में भी इसको भी बनाया गया है दोस्तों, तो प्लीज देख लीजिएगा। उसके बाद है प्रॉम्प्टिंग। देखिए प्रॉम्प्टिंग बिल्कुल आपका रीफोकसिंग से मिलता जुलता है। वैसे ही क्वेश्चन आपको टफ लेना है, वही क्वेश्चन को एक ही बच्चा से उसको इजी फॉर्म में उसी से आंसर निकालना है। इस प्रोसेस को हम लोग प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर भी डायलॉग फॉर्म में प्रॉम्प्टिंग का प्रोसेस किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आधा दिया हुआ है। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं स्किल्स ऑफ टीचिंग एड्स का। तो टीचिंग एड्स आप देख लेते हैं, टीचिंग एड्स में क्या क्या स्किल्स है। टॉपिक कंटेंट सेम रहेगा, कंपोनेंट डिटेल्स में चेंजेस रहेगा दोस्तों। तो कंपोनेंट क्या है, रेलेवेंट टू टॉपिक, टॉपिक के साथ आपको रिलेट करके आपको टीचिंग एड्स ले जाना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है एप्रोप्रिएट टू द पीपुल्स लेवल, बच्चों का मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज करवाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आपका क्रिएट इंटरेस्ट एंड थिंकिंग, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो बच्चों को उस टॉपिक के साथ उनका इंटरेस्ट और थिंकिंग का रुचि बढ़ाना होगा टीचर को। ठीक है, इसमें उस तरह से पैटर्न में लिखा हुआ है, तो प्लीज आप इसको देखिएगा और तब इसको लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए है यहाँ पर प्रॉपर डिस्प्ले। तो आप जो टीचिंग एड्स ले जा रहे हो तो अच्छे से वो डिस्प्ले होना चाहिए, वो अच्छे से दिखना चाहिए, हर बच्चे को स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एप्रोप्रिएट यूज, आप क्या क्या यूज कर रहे हो पढ़ाने के लिए वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट को क्या करना है, टॉपिक का कंटेंट सेम रहेगा, कंपोनेंट और डिटेल्स में चेंजेस आएगा। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है शाबाशी देना। आप टीचर के रूप में बच्चों को हमेशा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दीजिए, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आपको नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का बात वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्चों को आप कोई भी रॉन्ग और कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं देना, सब अच्छा रिस्पॉन्स कहना है। बच्चा को नहीं आता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप इस चीज को सीखिए, जहां आपको गलती हो रहा है आप हमसे पूछे, हम वो चीज को समझाएंगे। एज अ टीचर आपको ये चीज बोलना है। रॉन्ग रिस्पॉन्स आपको यहाँ नहीं देना, कोई भी खराब बात नहीं बोलना है यहाँ पर। उसके बाद है प्रोवाइडिंग लीड एंड सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन में दोस्तों आप जो पढ़ा रहे हो सही पढ़ा रहे हो, कोई भी यहाँ पर चीज गलत इन्फॉर्मेशन बच्चों को नहीं देना, क्योंकि आप बच्चों के लिए क्या एक मॉडल के रूप में काम करते हो। ठीक है, जो आप बताओगे बच्चे के लिए वही सही होगा। तो प्लीज दोस्तों आपको जितना आता है उतना पढ़ाओ, नहीं आता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार उसको अच्छे से पढ़ के पढ़ाना। एज अ टीचर आपका काम है कि इसको पढ़िएगा पढ़ाइएगा, ऐसा जरूरी नहीं कि टीचर हो गए तो हमको सब चीज हमको आता होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट में दिया है, तो आपको फेशियल एक्सप्रेशन या इमोशंस यहाँ पर बात करें ना, इमोशंस के जरिए भी आपको यहाँ पर कोई भी गलत नेगेटिव रिइंफोर्समेंट नहीं देना बच्चों को। ठीक है, उसके बाद है राइटिंग पीपल्स रिस्पॉन्स ऑन द बोर्ड, जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो वो बोर्ड में आपको लिखना जरूरी है। बच्चा जब ही रिस्पॉन्स करता है ना तो बच्चों को बोलिए आइए बोर्ड में आप रिस्पॉन्स को लिखिए। ठीक है, ये हुआ हमारा राइटिंग पीपल रिस्पॉन्स ऑन द बोर्ड में कंप्लीट। यहाँ पर हो गया रिइंफोर्समेंट का बारी। अब हम लोग बात करेंगे स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन का। तो यहाँ पर टॉपिक कंटेंट सेम रहेगा दोस्तों, कंपोनेंट डिटेल्स में चेंजेस आएगा। तो कंपोनेंट आप यहाँ पर देखिएगा रेलेवेंट एग्जांपल्स दिया हुआ है, तो रेलेवेंट एग्जांपल्स में आपको क्या आप पढ़ा रहे हो आज उसके साथ साथ आपको डेली लाइफ एग्जांपल यहाँ पर देना है दोस्तों। उसके बाद ये क्लियर कॉन्सेप्ट, तो ऑफकोर्स क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जब भी आप कोई भी चीज बच्चों को पढ़ाओ, छोटा या बड़ा, कोई भी पैराग्राफ से रिलेटेड आपको क्लियर कॉन्सेप्ट रखना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए। उसके बाद है सिंपल एंड इजी, ऑफ कोर्स सिंपल एंड इजी लैंग्वेज तो होना ही चाहिए। उसके बाद है स्टूडेंट इंटरैक्शन, इंटरैक्शन वाला मतलब कि आमने सामने कम्युनिकेशन, क्वेश्चंस आप पूछो। जब पढ़ा लिए ना, पढ़ाने के साथ साथ बच्चों के साथ क्वेश्चंस का कुछ कम्युनिकेशन होना चाहिए। इससे क्या होता है बच्चों में इंटरेस्ट भी बढ़ता है और साथ साथ एक डर बना रहता है कि हाँ टीचर जो पढ़ा रहा है उसको अच्छे से सुनना है, क्योंकि बाद में टीचर हमसे क्वेश्चंस को पूछेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट इंटरेक्शन का आधा पोर्शन बाकी है। लास्ट में आपका बचता है कोरिलेटेड विद द टॉपिक। तो ये देखिए जब भी आप पढ़ा रहे हो तो साथ में आपको मोरल जरूर देना है। तो साथ साथ मोरल्स कब देना, जब साथ में आप पढ़ा रहे हो तो साथ साथ उसको बेसिक डेली लाइफ का एग्जाम्पल के साथ लास्ट में जोड़ना है। ये सब यूनिट पढ़ाने के बाद बताना है कि यूनिट हम लोग बेसिक डेली लाइफ में क्या क्या यूज करते हैं। जैसे इमोशंस, तो ऑलरेडी आप लोग हमेशा इमोशंस कैसे यूज करते हैं डेली लाइफ में, हमारा बहुत सारे इमोशंस फील होता है। क्लासरूम में बैठे बैठे अभी इमोशंस कितने बच्चे फील कर ले रहे हैं।
हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप उनको बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये था इमोशंस के ऊपर हमारा आज का साइकोलॉजी का ऊपर माइक्रो टीचिंग। तो साइकोलॉजी सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है यार, क्योंकि हमें बीएड में भी इसको बीएड में भी पढ़ाया जाता है, और साथ ही साथ हम लोग 12 क्लास में भी इसको पढ़ के 11 क्लास में भी आप आई जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो ऑलरेडी आगे से पढ़ी हुई होंगी, क्योंकि मैंने तो उसे बीएड में ही पढ़ा था, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने साइकोलॉजी के बारे में सुना ही नहीं था। बट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा लगता है इसको पढ़ने के बाद। और साथ साथ बीएड में भी साथ साथ कोई भी आपको टीचिंग एग्जाम है ना, तो साइकोलॉजी पोर्शन आपसे पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा साइकोलॉजी पोर्शन को, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों, और जो भी कमेंट करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट के लिए, और जो ये साइकोलॉजी का कमेंट की थी उनको बहुत बहुत धन्यवाद, कितना पेशेंस रखी हमारे चैनल में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।